चलिए, अब हम लोग जो है आते हैं सीधे के सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसमें क्या की प्रोविजन है? ठीक, तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात होती है। देखिए, भारत में एक संघ बनाया जाएगा, राज्यों का संघ बनाया जाएगा। देखिए, आपको एक चीज मैं और बता दूं कि 1858 में जो है ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। 1858 के पहले क्या था, याद करिए, 1600 से लेके और 1757 तक ब्रिटिश ने क्या किया, खुद को इंडियन प्रिंसली स्टेट या इंडियन रीजनल स्टेट्स के कंपैरिजन में एक स्टेट के रूप में स्टेब्लिश किया। कि लड़ाई झगड़ा था कि हम एक स्टेट बन जाए, पावर बन जाए, रीजनल पावर बन जाए। आपको याद है बैटल ऑफ प्लासी होता है, और वो बंगाल में एक रीजनल पावर बन जाए। ठीक, फिर इसके बाद क्या करते हैं कि वो इंडिया में अपना इंपीरियलिज्म आगे बढ़ाते हैं, साम्राज्यवाद बढ़ाते हैं, साम्राज्य बढ़ाते हैं, और 1854 में डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी तक बहुत बड़ा इंडिया में एम्पायर बना देते हैं। ठीक, और इसके बाद ही 1858 में जो है प्रिंसली स्टेट्स मिलके जो है एक रिवोल्ट कर देते हैं। एक मान के चलते प्रिंसली स्टेट्स में उसने लीड किया था, इसलिए प्रिंसली स्टेट्स के लिए एक बोला जाता है कि उन्हीं ने ये रिवोल्ट किया। इस प्रिंसली स्टेट की बात पता चलता है 1857 के बाद पता चलता है कि भाई प्रिंसली स्टेट्स जो है वो हमारे लिए सपोर्टिव हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मीडियोकर क्लास था, ठीक है, जो न्यूज़पेपर पढ़ता था, जिसको इंडिया में ब्रिटिश के आने से अपॉर्चुनिटी मिली थी, प्रीस्ट क्लास से निकल के उसको कुछ राइट्स मिले थे, एजुकेशनल राइट्स मिले थे, जॉब के राइट्स मिले थे, जुडिशियल राइट्स मिले थे, जुडिशियल पावर में जॉब करने जा रहे थे, उन लोगों को ब्रिटिश ज्यादा ठीक लग रहा था। और वो अब नेशनल मूवमेंट करने की पोजीशन पे पहुंच चुके थे। क्यों? 1820 से उन्होंने न्यूज़पेपर बनाना चालू किया, और वो नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिकल राइट्स की ओर, कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे में एक हर्डल चाहिए। ये जो नेशनल मूवमेंट चालू होने जा रहा है 1858 के बाद से, इसके रास्ते में एक हर्डल चाहिए। तो वो हर्डल क्या हो सकता है? प्रिंसली स्टेट। वो हर्डल क्या हो सकता है? मुस्लिम लीग। वो हर्डल क्या हो सकता है? धर्मनिस्तान। पहला, प्रिंसली स्टेट से बोल देंगे देखिए अगर हम चले गए तो भारतीयों ने जो सोचा है, तो नेशनल मूवमेंट चला रहे हैं आजादी के लिए, भारतीय ने जो सोचा है वो डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी में प्रिंसली स्टेट्स खत्म हो जाएंगी, इसलिए तुमको हमारा साथ देना चाहिए। सिमिलरली जो है यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी उसे भी बोल दिया कि देखिए अगर हम चले गए तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट हो जाएगा, दारुल हर्ब जैसा आपका जो विजन हमेशा से 1200 से लेके 1757 तक, 1200 से लेके 1757 तक जो आपका दारुल हर्ब का कॉन्सेप्ट चलता रहा वो खत्म हो जाएगा, दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तो आपको हमारा साथ देना चाहिए। यहीं पे जैसे ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे, उनको भी बता दिया, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि केरला और तमिलनाडु में जो है वहां पे दो ही वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण, तो उनके बीच में भी मतभेद थे। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही थी। तो इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में प्रिंसली स्टेट्स एक मेजर हर्डल हो सकता है। तो प्रिंसली स्टेट्स को अब यहाँ पे एज अ हर्डल यूज करने जा रहे हैं कि भैया कि भारत जो है एक राज्यों का संघ बनेगा, ऑल इंडिया फेडरेशन बनने जा रहा है। संघ आप समझते हैं ना, जहां पे कई सारे राज्य मिलके एक गवर्नमेंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, उसको फेडरेशन बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे फेडरल सिस्टम को बहुत अच्छे से समझेंगे। वो एक व्याख्या, एक फिलोसफी, कॉन्सेप्ट है, एक डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है, या आप कह सकते हैं कि एक रूलिंग सिस्टम है। लेकिन इतना मत समझिए कि कुल मिला के कुछ स्टेट्स मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के अपना एक फेडरेशन बनाते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि यूएसए ने 1980 में यही किया था। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? तो इसमें क्या होगा, इसमें बोथ क्या कह रहा है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, देखिए वही जो मैंने अभी आपको प्रांत बताए थे, है ना, ये जो पीले पीले स्टेट्स दिख रहे हैं ये ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं। ये देख लीजिए, ये जो पिंकिश वाला एरिया है ये ब्रिटिश प्रोविंसेस, इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस भी पार्टिसिपेट करेंगे, साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। प्रिंसली स्टेट्स को नेटिव स्टेट्स बोला, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश शासन नहीं कर रहा। ब्रिटिश क्या था? वॉयसराय था। वॉयसराय का मतलब क्या था कि वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, और यहां भी क्या है, क्राउन है, क्राउन से बात करेगा, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव वॉयसराय, रूल नहीं करेगा उसके ऊपर। हालांकि यहाँ पे वो जो है पॉलिसी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था, रूल उसी का चल रहा था, प्रैक्टिकली रूल उसी का चल रहा था। ठीक, तो प्रिंसली स्टेट्स को मिला के और प्रोविंसेस को मिला के भारत में दो ही तरीके के मेजर राज्य हैं। देखिए, ब्रिटिश गवर्न रूल, ब्रिटिश गवर्न स्टेट्स, चाहे वो प्रोविंसेस हो चाहे आपका कमिश्नर एरियाज हो, ठीक, और प्रिंसली स्टेट, इन दोनों तरीके के स्टेट्स को मिला के एक फेडरल सिस्टम बनेगा। ठीक, क्या लिखा हुआ? इंडियन प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स, यही प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन स्पेसिफाइड कंडीशन के थ्रू बनाया जाएगा, और दोनों ही लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिंसली स्टेट के ऊपर छोड़ा है कि देखिए सारे के सारे जो इंडियन प्रोविंसेस हैं, जो ब्रिटिश प्रांत हैं, जैसे आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा अभी नया स्टेट बन जाएगा, बिहार एंड उड़ीसा हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस जिसे एमपी कहते हैं, बॉम्बे हो गया, बंगाल, ये सब मैंडेटरी हैं। इनको तो फेडरेशन में ज्वाइन करना ही पड़ेगा, इस फेडरल सिस्टम में ज्वाइन करना पड़ेगा, इस फेडरेशन में ज्वाइन करना पड़ेगा।
लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चाहे तो ज्वाइन करें चाहे तो ना ज्वाइन करें। कांग्रेस की डिमांड थी कि एक नया सिस्टम होना चाहिए, तो उनकी डिमांड को दिखा दिया हाँ हम एक फेडरल सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ठीक। और प्रिंसली स्टेट से क्या बोल दिया, चाहो तो ज्वाइन करो चाहो तो ना ज्वाइन करो। अब देखिए मन-बाटन प्लान 1947 में माउंटबेटन ने यही तो बोला, चाहो तो ज्वाइन करो चाहो तो ना ज्वाइन करो। ये उनकी खुद की विल है, वो चाहे तो ज्वाइन करे चाहे तो ना ज्वाइन करे। लिखा क्या लिखा, इट वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट वेदर इट वॉन्ट्स टू ज्वाइन द फेडरेशन दैट वॉज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। उसकी खुद की इच्छा है, उसका विवेक है कि उसे ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। किसको, प्रिंसली स्टेट को। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक। और ये फेडरेशन हम तब मान लेंगे जब कम से कम 50% इंडियन स्टेट्स, आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को 562 रियासतों का मर्जर कराने में कितनी दिक्कत हुई, और आप कह रहे हैं कि आधे स्टेट, इसके 1/2 स्टेट जब तक इस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक इसको फेडरेशन नहीं मानेंगे। और इनडायरेक्टली पीछे से आपने इन सबको मैसेज पहुंचा दिया ज्वाइन मत करना, ज्वाइन कर लोगे तो बेटा खत्म हो जाओगे, क्योंकि कल ये और डिमांड मानेंगे फिर कहते इनका मर्जर कर लो। बात समझ नहीं आ रही है आपको। तो इफ द 50% ऑफ इंडियन स्टेट डिसाइड टू ज्वाइन, पर ऐसा हुआ नहीं। However, the provisions with regard to the federation were not implemented. इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक। क्योंकि जितने भी रिक्वायर्ड नंबर था 50% रिक्वायर्ड था वो पूरा ही नहीं हो पाया, तो फेडरेशन बन नहीं पाया। फेडरेशन नहीं बन पाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अदर प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। सिर्फ फेडरेशन नहीं बन पाया। मान के चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, इसमें मान लीजिए 321 सेक्शंस थे, आपको याद है, 10 शेड्यूल थी। मान लीजिए इसका आर्टिकल 1 से लेके 10 तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, जो कि फेडरेशन की बात करता है, इसको मान लीजिए चैप्टर 1। लेकिन आर्टिकल 10 से लेके 321 तक का सभी इंप्लीमेंट होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि 1935 का एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया, इंप्लीमेंट हुआ, बदस्तूर जारी रहा, कब तक, 1947 तक, ठीक। और इसी बीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम करने लगती है, उसके ऊपर काम चालू हो जाता है, ठीक। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती तो कैसे चलेगा, तो 1935 के ही कुछ प्रोविजंस को लिया जाता है, सारे प्रोविजंस नहीं, कुछ प्रोविजंस को लिया जाता है, और एक अंतरिम सरकार चल रही होती है, गवर्नर वायसराय प्लस कुछ मिनिस्टर्स की, जिसमें नेहरू जी भी हैं। ये सब उसको देख रहे होते हैं। जैसे 1950 में संविधान कंप्लीट होता है, भारत की लोकसभा, इलेक्शन तो बाद में होता है, इन लोकसभा के इलेक्शन के पहले एक व्यक्ति को नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब ये मत सोचिएगा मैं एंटी नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट है, डेटा है। क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है, बोर हो रहे हैं क्या, बोर हो रहे हैं तो बताइए, आधी क्लास फिर कल ले ले, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। प्रोविंशियल्स को ऑटोनॉमी दी कि मैंने आपको बताया था। ऑटोनॉमी क्या थी भाई, देखिए आपको याद आ रहा होगा कि प्रोविंशियल के पास 1919 में क्या था, 1919 में मसला ये था कि भैया मिनिस्टर्स होंगे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होंगे, इनके पास क्या होगा, रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे, इनके पास क्या होगा, ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे, ठीक। तो ये रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट खत्म कर दिया गया, ठीक। बाई कैमरल नहीं था, याद रखिएगा, बाई कैमरल सेंट्रल लेवल पे था, ठीक है। बाई कैमरल सेंट्रल लेवल पे था। 1935 में कुछ प्रोविंसेस में बाई कैमरल भी होगा और कुछ प्रोविंसेस में यूनिकैमरल होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा इस चीजों को, ठीक है। तो यहां पे क्या किया गया कि सभी सब्जेक्ट को कॉमन कर दिया गया, ठीक। हालांकि गवर्नर को पूरी पावर दी गई। क्या लिखा है, ऑन रिडीमिंग द फीचर ऑफ द एक्ट दैट इज मार्क इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दे दी जाती है, प्रांतों को स्वायत्तता दी जा रही है। स्वायत्तता कैसे, तो ये सीधी सी बात है कि गवर्नर जनरल जो है ऑफ गवर्नर जनरल बोल रहे, गवर्नर ऑफ बंगाल है, और ये मान के चलिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है कहाँ की, बंगाल की। हालांकि बंगाल के केस में हमको बाई कैमरल दिखता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टेट जहां पे मान के चाहे बाई कैमरल हो चाहे यूनी कैमरल हो, इतना तो समझ लीजिए, ठीक है। ये गवर्नर है बंगाल का, और इसमें मान लीजिए कुछ लोग इलेक्ट होके आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 50 लोग इलेक्ट होके आते हैं। आपको याद था इन 50 में से किसी 5 को वो अपने हिसाब से रैंडम उठाता था, 1919 में, याद आ रहा है आपको। अब यहां पे नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, ये 50 लोगों में जो भी, जिसके पास भी 26 सीटें होंगी, वो क्या हो जाएगा, सदन में पावर में होगा, और वो जो है मिनिस्टर्स के नाम सब रिकमेंड करेगा गवर्नर को, गवर्नर मानों को, बातों को मानेगा और उसको मिनिस्टर बनाएगा, चीफ मिनिस्टर जैसी पोस्टें बनेंगी। अब देखिए क्या आपके भारतीय संविधान में प्रोविजन नहीं है कि नहीं है,
है ना? तो वही चीजें है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? है ना? तो क्या लिखा गया? प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर। अपने क्षेत्र में या जितना एरिया है उस एरिया में जो है ऑटोनॉमस पावर को यूज कर सकते। ठीक। रिस्पॉन्स, अब सीधी सी बात है, जब आपने यहाँ पे मेजोरिटी से पावर आपने गवर्नमेंट बनाई है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। कल तक ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था? गवर्नर जनरल के। गवर्नर ने इन 1 2 3 4 5 को अपॉइंटमेंट किया। गवर्नर के अगेंस्ट आपने अगर बात की तो गवर्नर आपको हटा देगा। और अब चूंकि क्या किया कि आप लोगों ने मेजोरिटी से खुद डिसाइड किया है, क्योंकि आप लोग यहां से निकल के आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल से निकल के आ रहे हैं, तो आप लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस से बन रही है। और आज देखिए प्रेजेंट में भी ये सिनेरियो है कि नहीं? क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? है ना? तो क्या लिखा है? विच कंपेल द गवर्नर टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर हु वर अकाउंटेबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक। ये सभी के सभी इन सबकी अकाउंटेबिलिटी बनती है किसके लिए? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। ठीक। ऐसा जो इफेक्ट हुआ, मतलब 1935 के बाद जो है इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन के बाद 1937 से लेके 1939 तक प्रोविंशियल लेवल पे इसी एक्ट से गवर्नमेंट बनेगी। और जो भी गवर्नमेंट बनी है उन सब में ये चीजें वही होंगी। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा कि उस गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या टारगेट अचीव किया। कुछ नहीं अचीव किया। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही चालू होता है, हमसे बिना पूछे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूद गए, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम छोड़ के निकल ले रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अपनी पावर का एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। एंजॉय इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि गवर्नर के पास ओवरराइडिंग पावर थी। गवर्नर चाहता तो लास्ट में इनकी पावर को खींच लेता था। इन्हें जो भी डिसीजन लिया कैंसिल, वीटो कर दिया। ये चीज क्लियर हुई आपको? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, लेकिन इनको ओवरराइडिंग पावर किसके पास है? गवर्नर के पास। क्लियर है चीज आपको? ठीक। तो यही लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनती थी। प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर के पास एक ओवरराइडिंग पावर भी हुआ करती थी। हाँ, ये एक अलग बात है कि गवर्नर उसको बहुत रेयरली यूज करता, उतना यूज हुआ नहीं है। लेकिन रियली कब यूज करता था? जब लगा वायसराय या गवर्नर जनरल, सेंट्रल के गवर्नर जनरल या इंपीरियल गवर्नर जनरल को लगा कि भाई अब गवर्नर का हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या कर रही है? ब्रिटिश इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पे रूल बनाने जा रही है। और आपको याद है कि 1919 में बोला था कि प्रोविंशियल लेवल पे भी गवर्नर जनरल कूट सकता है इंडिया का, अगर वो जो है ब्रिटिश इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट का हो। ठीक। आप कहेंगे सर 1919 में तो 1935 में नहीं था। नहीं, ब्रिटिश की लेगेसी यही है, ब्रिटेन में यही है। 1600 से लेके और 2024 तक बार बार कन्वेंशन आते हैं, वही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ पिछला, कुछ अगला, कुछ नया, हर चीजों को लेके चलते हैं, थोड़ा इससे थोड़ा इससे थोड़ा उससे, है ना? तो यही लेगेसी यहाँ भी छोड़ने जा रहे थे, लेकिन हमने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। केशव नंदन भारती की इसने इसको क्लियर कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, मूल सिद्धांत बने रहे, जो कि ये कहता है कि भारतीय नागरिक बराबर हैं, भारतीय नागरिकों के इकोनॉमिकल राइट्स हैं, भारतीय नागरिकों को कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। बाकी आप नीड के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर? किसी कोई डाउट? आई होप आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक। अब देखिए सब्जेक्ट्स का डिवीजन क्या है। देखिए डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये सब आपको याद नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपको याद क्या करना होगा? शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 जो कहती है सेंट्रल लिस्ट, शेड्यूल 7 कहती है स्टेट लिस्ट, और शेड्यूल 7 क्या कहती है? कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी अब तो नहीं पूछता, लेकिन यूपीपीसीएस पहले पूछ लिया करता था कि 4 सब्जेक्ट दे दिए और कहेगा बताइए इसमें कौन सा सेंट्रल स्टेट से। ठीक है, लेकिन क्या, क्योंकि लेगेसी हमको मिली है, जब आप कंपैरिजन करेंगे, जब आप शेड्यूल 7 पढ़ेंगे, तब आप इनसे कंपैरिजन करेंगे, तो आपको याद आएगा कि हाँ 1935 के एक्ट से बहुत कुछ लिया गया। देखिए फेडरल लिस्ट क्या, फेडरल लिस्ट में आप बस इतना याद रखिए कि 59 टॉपिक्स है, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट्स है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट्स हैं। हमने सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे नहीं लिखा है, कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर रखा है। जैसे क्या, डिफेंस, डिफेंस फेडरल पे जाएगा, सीधी सी बात है। फॉरेन पॉलिसी फेडरल के पास जाएगी, सीधी सी बात है। रेलवे उन्हीं के पास जाएगा, पोस्ट इंडियन पोस्टल सर्विसेज उन्हीं के पास जाएगा, फॉरेन ट्रेड उन्हीं के पास जाएगा। ठीक। आर्म्स ये भी उन्हीं के पास जाएगा। इनकम टैक्स, ओपियम, ओपियम तो वही चाइना से ट्रेड करते थे। सॉल्ट, सॉल्ट एक अलग से होता,
रेवेन्यू मतलब कुल मिलाकर रेवेन्यू से जुड़े हुए भी जितने भी चीजें हैं वो भी जो है आप देखिए एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स हो जाएगा, सभी मतलब यहाँ पे 59 तो डिफाइन नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ मेजर डिफाइन कर दिया। तो ये क्या है, फेडरल लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। प्रोविंशियल लिस्ट की बात करते हैं, देखिए प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें कुछ खास हैं, देखिए एजुकेशन, लैंड रेवेन्यू, पब्लिक हेल्थ, पुलिस। पुलिस नई चीजें दी गई, आप याद करिए पिछली बार जो है जो प्रोविंशियल लिस्ट बनी थी 1919 में, उसमें पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर जो था वो कहां पे था, वो रिजर्व में था, ट्रांसफर्ड में नहीं था। और अब क्या है, क्योंकि रिजर्व और ट्रांसफर जैसा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, और अब आपको पता है कि टोटल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के पास आना है। ठीक, जेल भी उन्हीं के पास है, जंगल भी उन्हीं के पास है। इरिगेशन, इरिगेशन कहाँ था 1919 में, रिजर्व में था। अब चूंकि रिजर्व और ट्रांसफर खत्म हो चुका है, तो इरिगेशन भी कहाँ आ जाएगा, टोटल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के पास है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, प्रोविंशियल लिस्ट क्लियर हो गई होगी। कॉन्करेंट लिस्ट, हाँ कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, जैसे मैरिज है, विल्स है, ट्रस्ट है, बैंकरप्सी है, न्यूज़पेपर है, माइंस है, लेबर है, कुल मिला के 36 टॉपिक्स है ना। हालांकि इसमें प्रिविलेज जो है वो किसको है, कॉन्करेंट लिस्ट में प्रोविंसेस को ही है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कई सारे प्रांत हैं, ए, बी, सी और डी, और 36 सब्जेक्ट्स हैं, है? तो 36 में से मान लीजिए 34 सब्जेक्ट्स पे रूल जो ए के हैं वही बी के हैं, वही सी के हैं, वही डी के, है ना। और 30 मतलब उसमें 34 में 34 जो उसने रूल्स बनाए हैं उसमें से मान लीजिए 25 बी के भी वही वैसे ही रूल्स हैं, सी के जो है 15 रूल्स वैसे ही जैसे ए के हैं, और डी के सिर्फ 5 ही रूल्स वैसे हैं जैसे ए के हैं। डी ने मतलब 31 रूल्स एकदम अलग तरीके से बना लिए, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है। तो अगर यूनिफॉर्मिटी हमें नहीं दिखती, कॉन्करेंट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर प्रांत जो है वो रूल बनाएंगे, प्रोविंशियल रूल्स बनाएंगे। लेकिन अगर लगता है सेंट्रल को कि भैया इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, बंगाल का रूल अलग बता रहा है, कलकत्ता का रूल अलग बता रहा है मैरिज को लेके, है ना भाई। देखिए मैरिज हिंदू यहाँ भी रहता है, मुस्लिम यहाँ यहाँ भी रहता है, बंगाल में भी रहता है, नॉन मुस्लिम से यहाँ रहता है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आप देखिए अब इसको जो है मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट को, सक्सेशन जैसे कॉन्सेप्ट को कहाँ डाल दिया गया, सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया गया। यही हमने 1935 के एक्ट के बाद जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, यही सब एक्सपीरियंस काम आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज कुछ कमी है, भाई हिंदू यहाँ भी रहता है, वहां भी रहता है, वहां भी रहता है, हालांकि हर जगह अलग अलग रूल थोड़ी होगा। और सक्सेशन विल्स, विल्स भी अलग अलग थोड़ी होगी। बैंकरप्सी के लिए आप मान लीजिए बैंक का 1.5 लाख रुपए चुरा लेते हैं बंगाल में, और पंजाब में आप कहते हैं 1.5 लाख रुपए तक का तो बैंकरप्सी माना ही नहीं जाता है। तो ऐसे में यूनिफॉर्मिटी के लिए लेवल पे अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर भी उस पर रूल बना सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और आज भी यही चीज है, ठीक है। हाँ बस हमने सब्जेक्ट्स को जो है इधर उधर हिलाया है। क्या किसी को कोई डाउट है ना? अगर मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट का सक्सेशन को नहीं हिलाएंगे तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 40 यूसीसी कैसे बना देगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या प्रांत उसमें घुसेगा क्या? अच्छा 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 अच्छा, हम अपने यहाँ यूसीसी लागू करेंगे, नहीं करेंगे? और देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में ही है ये, अभी भी कॉन्करेंट लिस्ट में ही है। क्योंकि देखिए आपने उत्तराखंड में देखा होगा क्या है, यूसीसी है। आपने गोवा में देखा होगा क्या है, यूसीसी है। लेकिन आपने यूपी में देखा नहीं, आपने बंगाल में देखा नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूसीसी को पूरे इंडिया में लागू कर सकती है। ये चीज क्लियर हो रही है आपको यहां से? क्लियर होगी सभी को ये चीज, है ना। एक देखिए करंट के एग्जांपल से कभी कभी समझ नहीं आ जाता, ज्यादा आ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरकी, हाँ तो डायरकी कहां थी बेटा बच्चा लोग? डायरकी थी प्रांतों में, तो प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी तो खत्म कर दी, लेकिन सेंट्रल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने आपको बताया था, डे वन से मैं बता रहा था, जब मैंने आपको 1784 में डायरकी बताई थी कि आप डायरकी आगे जाके 1919 में सुनेंगे, जहां पे आपको प्रोविंशियल लेवल पे दिखेगा। फिर 1935 में डायरकी आप कहां सुनेंगे, सेंट्रल लेवल पे। ठीक, अब जैसे डायरकी आ जाएगी तो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट तुरंत बन जाएंगे। The subject that are mentioned in the category of the federal subjects were to be administered by the Governor General on the advice of the Executive Councillors, and the Executive Council not exceed its limit 3 members। मतलब कुल मिला के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे, फेडरल सब्जेक्ट्स पे ये काम करेंगे। रिलीजियस अफेयर्स, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, एक्सटर्नल अफेयर्स वर इंक्लूडेड रिजर्व।
सब्जेक्ट्स की डिफाइन कर दिया, रिलीजियस अफेयर्स जो है वो भी रिजर्व में है, डिफेंस भी रिजर्व में है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ये भी रिजर्व में है, एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन पॉलिसी तो भैया आपको नहीं दे देंगे, है ना, मिनिस्टर्स को नहीं दे देंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के पास ही रहेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी, क्या किसी को कोई डाउट? ठीक, तो गवर्नर जनरल जो है रिजर्व सब्जेक्ट का यूज कैसे करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सलाह पे करेगा। ठीक, ट्रांसफर की बात करते हैं। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है बहुत, असल में क्या है कि कोई लिस्ट नहीं बनी, इसको गवर्नर जनरल डिसाइड करेगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के रिकमेंडेशन पे वो डिसाइड करेगा कि कौन से सब्जेक्ट रिजर्व होंगे, कौन से सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड होंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि 1937 से लेके और 1939 तक जो चला है, ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट चली है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए जो रूल बने रहेंगे वो कंटिन्यूअसली बने रहेंगे 1935 वाले। अब वो बनाते नहीं है, सरकार ने पार्टिसिपेट नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसी से चलती रहेगी 1935 तक, रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट से चलती रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल और अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सलाह पे क्या करेगा? सब्जेक्ट्स को बार बार डिफाइन करता रहेगा। हम लोग सब्जेक्ट्स यहाँ पे ज्यादा नहीं याद कर सकते, हाँ, लेकिन इतना तो अंदाजा है, रिलीजियस अफेयर्स, सीधी सी बात है, धर्म के मुद्दों को तो वो देगा नहीं, हिंदुस्तानी मिनिस्टर्स को दे देगा क्या? पागल लागल है क्या? कांग्रेस तो अपने मन का काम करा ले जाएगी, डिफेंस भी नहीं देने वाला, भारत आजाद हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल्स का भी यूज करते थे। एक्सटर्नल अफेयर्स ये भी नहीं देगा, तो ये सब ट्रांसफर्ड नहीं है, रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड में क्या है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो मिनिस्टर्स हैं वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। यहां देखिए आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने मिले? 3 से ज्यादा नहीं। ठीक, यहाँ पे 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। सब्जेक्ट्स अदर देन रिजर्व सब्जेक्ट्स डेल्ट विद द अंडर ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट रिजर्व करिए गए उनके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट माना जाता है, उसके ऊपर मिनिस्टर्स काम करें, काउंसिल मिनिस्टर्स काम करें। ठीक, हाँ हाँ, यही सब छोटी 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 चीजें, छोटी छोटी चीजें। ठीक, और देखिए फिर बाद में वही घुमा के कर दिया गया, 1919 में इन्होंने ट्रांसफर और रिजर्व के लिए किया था, कहां पे? प्रोविंसेस में। क्या किया इन्होंने? गवर्नर जनरल जो है उसके पास ओवरऑल इंचार्ज है रिजर्व सब्जेक्ट इन ट्रांसफर सब्जेक्ट का। ये कुल मिला के एक मक्कारी है, नाटक है, सिर्फ ड्रामा है स्वैत शासन का, कि हाँ हम आपको देखिए कुछ सेंट्रल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सब ड्रामा है। तुम कुछ भी करो, हंगामा करो, कुछ मिलेगा नहीं। वही याद है कि आप सेंट्रल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, हंगामा करते, कुछ मिलता नहीं, तो कहते हैं भैया 1939 में वो लोग अलग हो जाते हैं इस गवर्नमेंट से। क्या बोल देते हैं? हमसे बिना पूछे वर्ल्ड वॉर में कूद गए, हमको कुछ राइट्स भी नहीं देते हो, हम जा रहे हैं, तो चले गए। क्लियर है चीज? किसी को कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े, चलिए। ठीक, फेडरल सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जो मैंने आपको बताया कि बाई कैमरल होगा। ठीक है, तो जो लोअर हाउस है उसको बोलते हैं क्या? फेडरल असेंबली। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? फेडरल असेंबली, यही आपका लोकसभा। ठीक, और काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। अपर हाउस क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फेडरल असेंबली में कितने मेंबर हैं? 375 मेंबर्स, जिसमें 250 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंसेस से आएंगे, वही यूनाइटेड प्रोविंसेस, एमपी या सेंट्रल प्रोविंसेस, बंगाल, ओडिशा, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक, आपका मद्रास, आपका बॉम्बे। ठीक, वही जो प्रोविंसेस। 125 रिप्रेजेंटेटिव कहां से आएंगे? ये आएंगे प्रिंसली स्टेट से। सिमिलरली काउंसिल ऑफ स्टेट या अपर हाउस में 260 मेंबर है, जिसमें 156 कहां से आएंगे? प्रोविंसेस से, और 104 मेंबर कहां से आएंगे? प्रिंसली स्टेट। एक सातिर पंथी की गई, क्या? जो प्रोविंसेस से जो मेंबर्स आने हैं वो प्रोविंशियल काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है प्रोविंशियल की, वो इलेक्ट करके इनको मतलब सिंपल सी बात है कि प्रोविंशियल काउंसिल में तो इलेक्शन होगा ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नीचे इलेक्शन होगा, इसमें कॉमन मैन वोट देगा और यहाँ के लोग वोट करके भेजेंगे सेंट्रल लेवल पे। जैसे हमारे राज्यसभा में आज भी विधायक वोट डालते हैं राज्यसभा मेंबर बनाने के लिए, तो प्रोविंशियल लेवल पे तो आपने इनडायरेक्ट इलेक्शन अपना लिया है। यहाँ पे चाहे आपको काउंसिल ऑफ स्टेट हो, अपर हाउस की वो सीटें जो प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वहां पे आप इनडायरेक्ट सिस्टम इलेक्शन को मान रहे हैं। लोअर हाउस में जो वो सीटें जो प्रोविंशियल लेवल से आनी है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे भी आप इनडायरेक्ट इलेक्शन को मान रहे हैं। लेकिन प्रिंसली स्टेट में राजा नॉमिनेट करेगा, किंग कहेगा भैया हमारे यहाँ कितने मेंबर जाएंगे,
आपने बोल 125 सीटें, मान ली 562 रियासतों में 125 सीटों में 4 बड़ौदा के होंगे, 5 जो है आपके हैदराबाद के होंगे। तो ये 5 हैदराबाद से कौन नॉमिनेट करेगा? निजाम। बड़ौदा का कौन करेगा? राजा। निजाम नॉमिनेटेड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है while nominated members were to fill the seats designated from the princely state, the provinces were allowed to various number of the seats. अलग अलग राज्यों को अलग अलग नंबर सीटें दी गई हैं, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो princely state, ठीक है चलेगा। एन अपर हाउस एंड पार्लियामेंट बॉडी, अच्छा ये देखिए अच्छी है, मैंने आपको बताया क्या, याद करिए आपका जो 1919 का एक्ट था वो क्या कहता था, अपर हाउस का कार्यकाल कितना होगा 5 साल के लिए और लोअर हाउस का कार्यकाल कितना होगा 3 साल। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अपर हाउस का टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर का, ये आपका 3 ईयर का जस्ट अपोजिट हो रहा है। और देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द फेडरल असेंबली, मैंने आपको बताया कि फेडरल असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला प्लान होगा, असेंबली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनका टाइम पीरियड कितना होगा 5 ईयर्स का, ठीक। अब देखिए अपर हाउस जो है काउंसिल ऑफ स्टेट में एक चीज और है, इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो 3 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, जैसे हमारे राज्यसभा में आज भी होता है, कभी डिसॉल्व नहीं होगी। 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो गए, फिर नए आ गए 1/3, फिर 1/3 हट गया, फिर नए आ गए 1/3। लेकिन जो आपकी फेडरल असेंबली है इसका टोटल 5 साल बाद डिसॉल्व हो सकता है, जैसे आज भी चल रहा है, ठीक। उसके पहले भी हो सकता है किसका, गवर्नर जनरल या वायसराय की रिकमेंडेशन डिसॉल्व हो सकती है। क्या यहां तक सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइकैमरलिज्म, तो सीधी सी बात है कि मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रल लेवल पे तो आपको बाइकैमरलिज्म यहाँ पे 1935 में दिखा, और 1919 में आपको बाइकैमरलिज्म प्रोविंशियल लेवल पे नहीं दिखा था। दिखा था? नहीं दिखा था। हाँ वहां पे डायरकी थी, द्वैध शासन था, मिनिस्टर थे, एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे, लेकिन बाइकैमरलिज्म मतलब दो सदन नहीं थे, द्विसदनी विधायिका नहीं थी 1919 में प्रोविंशियल लेवल पे, है ना, याद आ रहा है आपको, लेकिन इंपीरियल लेवल पे थी। और अब क्या हो रहा है कि प्रोविंशियल लेवल पे कुछ जो प्रांत हैं वहां पे द्विसदनी विधायिका की बात की जा रही है, जैसे क्या बंगाल, यहाँ पे बाइकैमरलिज्म होगा, 2 सदनी विधायिका होगी, ठीक। 11 प्रोविंसेस थे जिसमें से 6 प्रोविंसेस, ये नंबर से याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। 6 प्रोविंसेस कौन कौन है, बॉम्बे है, बंगाल है, मद्रास है, बिहार इस एक्ट के थ्रू अलग हो जाता है, ओडिशा एक अलग स्टेट बन जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि 1911 में बिहार एंड उड़ीसा एक अलग स्टेट बनता है, बिहार एंड उड़ीसा, और 1935 में बिहार और उड़ीसा एक दूसरे से अलग होता है, ठीक। असम, यूनाइटेड यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूपी, यहाँ पे क्या है बाइकैमरलिज्म, ठीक। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस और लोअर हाउस में डिवाइड किया जाए, अपर चैम्बर और लोअर हाउस में डिवाइड किया जाए। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाइकैमरलिज्म आपको दिख रहा है कहां पे, मद्रास दिख रहा है, बॉम्बे में, बंगाल में, ठीक। यहाँ पे गवर्नर जनरल होगा, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली ये आपका अपर हाउस हो जाएगा, सॉरी ये आपका लोअर हाउस हो जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये आपका अपर हाउस हो जाएगा, वही इसका स्ट्रक्चर दिया गया। और प्रोविंशियल लेवल पे बाकी स्टेट्स में यूनिकैमरलिज्म हो जाएगा, 11 में से बाकी देखिए पंजाब हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया, एनडब्ल्यूएफपी हो गया, ओडिशा जो नया स्टेट बना है सिंध हो गया, इन सब में यूनिकैमरलिज्म। लेजिस्लेटिव काउंसिल लोअर हाउस, ये लोअर हाउस हटा दीजिए, 5 साल के मेंबर, गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहां तक क्लियर सबको? कोई डाउट? ठीक। अब देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात यहां पे इन्होंने फिर से एक्सेप्ट की गई, क्या कहा गया कि देखिए विमेन्स ने और डिप्रेस्ड क्लास ने कहीं डिमांड नहीं की, अंबेडकर तो पुणे पैक्ट में गांधी के साथ हो लिए कि भैया ठीक है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं मानते, 1932 के कम्युनल अवार्ड या रैमजे मैकडोनल अवार्ड को हम नहीं मानते हैं, उन्होंने डिमांड भी नहीं करी, पर अंग्रेजों ने खुद से मांग लिया कि ठीक है भैया डिप्रेस्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए जो है हम जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव या सेपरेट इलेक्टोरल्स देंगे, विमेन्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल्स देंगे।
और 1928 में जो नेहरू कमेटी थी, मैंने आपको बताया था, उसमें लेबर रिप्रेजेंटेटिव भी थी। अभी लेबर कहां से आ गया? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है 1919 में, तो कम्युनिज्म आता है और इंडिया में भी कम्युनिज्म इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो लेबर पार्टी भी कम्युनिज्म के कारण आ जाती है। देखिए, कम्युनिस्ट क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में किसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए? प्रोलिटेरियट की गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेबर होने चाहिए, सब लेबरों की गवर्नमेंट होगी तो लेबर एक दूसरे को बराबर समझेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो लेबर पार्टी भी इंडिया में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? लेबर्स के लिए एक अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पॉजिटिव साइन है। अगर आप देखिए, विमेन्स के लिए पहली बात की जा रही है, लेबर्स के लिए बात की जा रही है, डिप्रेस क्लास के लिए बात की जा रही है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन निगेटिव साइन क्या है? ठीक है, विमेन्स के लिए तो अच्छा है, डिप्रेस क्लास के लिए भी अच्छा है, लेकिन ये जो लेबर्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, ये क्या करेगा? इंडिया में यूनियन बाजी को बढ़ावा देगा। लेबर लीडर जो है वो पूरी पूरी फैक्ट्री, कानपुर की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कानपुर की एल्गिन मिल, आप लोगों ने लाल इमली भी देखी होगी, सब लेबर पार्टी के चक्कर में बर्बाद हो गया। धरना दे देते थे कि भैया 100 रुपए के नीचे, लेबर के नीचे काम नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? तो ट्रेड यूनियन वगैरह बहुत नुकसानदायक रही इंडिया के लिए। ये इंडिया को लेगेसी में ब्रिटिशर्स ने दे दिया ये चीज। हालांकि लेबर राइट्स के हिसाब से देखें तो ठीक है, सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखें तो ठीक है, लेकिन डिफेक्ट्स के हिसाब से देखें तो गलत है। क्या चीज क्लियर हो गई आपको? किसी को कोई डाउट? कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव है, कम्युनल इलेक्टोरेट्स। ठीक, सांप्रदायिकता फैलाने। सांप्रदायिकता मतलब सिर्फ नहीं होता कि हिंदू और मुसलमान या धर्म के आधार पे। सांप्रदायिकता नस्लों के आधार पे, देखिए, सांप्रदायिकता जेंडर के आधार पे, सांप्रदायिकता इकोनॉमिकल आधार पे, इकोनॉमिकल बेसिस पे आपको जो है कम्युनल इलेक्टोरेट दिख रहा है। यहाँ पे आपको रेस के बिहाफ पे दिख रहा है। भाई अनटचेबिलिटी उनके साथ हुई है, तो कहीं ना कहीं एक अलग रेस को वो अपने आप को मान के चलते थे स्टार्टिंग में, लेकिन आज जैसी चीजें नहीं है तो संविधान सब बराबर कर दिया। विमेन्स देखिए, जेंडर के हिसाब से जो है आपने सांप्रदायिकता फैलानी। ठीक, मुस्लिम्स के लिए 33 सीटें, देखिए, जिन्हों की 14 डिमांड्स में से एक डिमांड ये भी थी। ठीक, और फेडरल लेजिस्लेचर में जो है, लेकिन क्या साफ बात कहा जा रहा है कि 1/3 पॉपुलेशन में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उसके बावजूद भी 1/3 सीटें आपने मुस्लिम्स को दी। ठीक, even the workers and the women's got separate representation although they had not asked for it। उन्होंने इसकी डिमांड भी नहीं की और आपने इसको दे दिया। क्या चीज क्लियर होगी सबको? ओके, फेडरल कोड। अब सीधी सी बात है, फेडरल कोड बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, फेडरल कोड एक एक्ट है, बीएएलएलबी के सिलेबस में एक अलग से चैप्टर ही है। ठीक है, और मैं आपको फेडरल कोड पढ़ाऊंगा, चाहे वो बीएलएलबी वाले हो, चाहे वो बीए वाले हो, चाहे वो यूपीएससी वाले हो, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में फर्क करना सिखाता है। मैं आपको फेडरल कोड पढ़ाऊंगा कल, उसके बाद मैं आपको 1947 पढ़ाऊंगा। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट की बात करता है, इसके लिए फेडरल कोर्ट एक्ट ही प्रॉपर आता है। ठीक, हाँ, इसमें क्या है कि भाई जो फेडरल कोर्ट है वो क्या कर सकती है? डिस्प्यूट्स को देख सकती है अपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अलावा। अगर इन किसी भी स्टेट्स के बीच में या फेडरल सिस्टम को लेके कुछ डिस्प्यूट्स है, तो वो भी फेडरल कोर्ट दे सकती है। इसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 86 86 अदर जस्टिस होंगे, मतलब 1+86 का प्रोविजन है। आज कितना है कोई बता सकता है? 1+32। क्लियर? अपील फ्रॉम हाई कोर्ट्स क्या करेगा? हाई कोर्ट से जो अपील आ रही है, हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया, उसके बाद फर्दर बहुत सारे हाई कोर्ट एक्ट आते हैं। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही बीएलएलबी में, ना ही यूपीएससी में, ना यूपीपीएससी में, कहीं नहीं है। ठीक, 4 बार हाई कोर्ट एक्ट आते हैं। ठीक, लेकिन एक मान के चलिए, चाहे आपका 1861 वाला हाई कोर्ट एक्ट हो या आगे वाला हो, हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील फेडरल कोर्ट से नहीं। और आप भी देखिए, हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप अपील करने कहा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, और फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अपील करने कहा जाते हैं, कहीं नहीं जाते। लेकिन हाँ, 1935 में क्या बोला कि प्रोविंशियल काउंसिल के पास आप जा सकते हैं फेडरल कोर्ट के अगेंस्ट अपील करने। प्रोविंशियल काउंसिल कब बनती है? 1833 में। ये होता है कि भैया जितनी भी ग्लोबल लेवल पे ब्रिटेन की कॉलोनी है, हमारे, आप ध्यान से देखिए इस चीज को, इन कॉलोनी की जो एपेक्स कोर्ट्स हैं, सबसे बड़ी कोर्ट जो है, उससे अगर आदमी सेटिस्फाइड नहीं है, तो लंदन में प्रिवी काउंसिल होगी, वो वहां पे जाके कंप्लेन कर सकता है। प्रिवी काउंसिल जो है सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देती है इन मसलों पे, किसको? राजा और उसकी काउंसिल को। राजा वही करता है जो वहां की गवर्नमेंट करती है। क्लियर है चीज? किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट तो नहीं? देखिए, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आप बस इतना अगर पॉइंट याद रखेंगे तो आपके लिए जो है प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इतना काम आपका चल जाएगा कि भाई हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो है फेडरल कोर्ट में अपील कर सकते हैं और फेडरल कोर्ट के अगेंस्ट जो है प्रीवी काउंसिल कर सकते हैं। प्रीवी काउंसिल का है लंदन में, सीधी सी बात, इससे ज्यादा नो बकवास। ठीक, फेडरल कोर्ट माइट इशू स्पेशल लीव टू अपील ऑल्दो सच अपील्स रिक्वायर्ड टू सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो है फेडरल कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, लेकिन आप जब अपील करने जाएंगे तो हाई कोर्ट से आपको एक सर्टिफिकेट मतलब एक परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। और आज भी जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाके कंप्लेंट करते हैं तो आपको एक लेटर लेना पड़ता है। मतलब हाई कोर्ट अपने जजमेंट दे ही देता है कि प्रार्थी चाहता है या दोनों पार्टी चाहें तो इतने दिनों के भीतर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना केस ले जा सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको? कोई डाउट? आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट? प्रोविंशियल लेवल पे जुडिशरी में क्या है भाई, देखिए थोड़ा मैंने दे दिया, कलकत्ता पे है, मद्रास में है, बॉम्बे में है, इलाहाबाद में, लाहौर और पटना में 6 हाई कोर्ट। ठीक, हाई कोर्ट जो है उसमें चीफ जस्टिस होगा, अदर प्यूसिन जजेस का मतलब होता है उसके सपोर्टिव जजेस। ठीक, एज हर मैजेस्टी माइट फ्रॉम, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में यहाँ बताया गया कि भाई ठीक है, अंडर द एक्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स फंक्शनिंग द प्रोविंशियल वर प्लेस्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द हाई कोर्ट एक्ट। हाई कोर्ट एक्ट बताएगा कि कौन कौन से होंगे। इसको बहुत ज्यादा नहीं है ना, लिटरली सही बताऊं, मैंने डाल दिया, गलत डाल दिया, कहीं काम ही का नहीं, लिटरली किसी काम का, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। हाँ, अगर आपको याद रखना है तो ये जरूर याद रखते हैं कि इस टाइम पीरियड में 6 हाई कोर्ट हुआ करते थे, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में, इलाहाबाद में और लाहौर एंड पटना। ये आपके लिए डेटा हो सकता है जो कि किसी हिस्ट्री के क्वेश्चन में आ सकता है कि 1935 के दौरान भारत में कितने हाई कोर्ट थे, या जो हाई कोर्ट थे उनमें से किन्हीं 3 के नाम दे दें, और यहाँ पे एक मान लीजिए दे दिया जाए फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल प्रोविंसेस दे दिया, एमपी जिसे कहते हैं, तो वहां पे तो हाई कोर्ट नहीं था, तो गलत हो जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर? आगे बढ़े। री मैंने आपको ये पहले बता दिया था, फिगर यहाँ पे बना हुआ बाद में। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, देखिए बॉम्बे से सिंध को हटा के अलग स्टेट बनाया गया, मैंने आपको सुबह पहले ही बता दिया था। बिहार से उड़ीसा हटा दिया गया, एक अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक, सिंध एंड उड़ीसा एज 2 न्यू प्रोविंसेस वर एस्टेब्लिश्ड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू जो है सिंध और उड़ीसा दो नए स्टेट्स बनते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। सिंध कहां से बनता है? बॉम्बे से निकल के। उड़ीसा कहां से बनता है? 1911 के बिहार एंड उड़ीसा से अलग होके। ठीक, क्लियर चीज आपको? उसके पहले 1905 में बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न बंगाल सब एक था। कब से? बैटल ऑफ प्लासी के समय से लेकर। क्या यहां तक सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। सेपरेशन ऑफ बर्मा, देखिए ब्रिटिश बहुत धूर्त नस्ल है। आप कहेंगे अच्छा सर, देखिए क्या बता रहे हैं, सेपरेशन ऑफ बर्मा इंडियन मैप पे पहुंचते। देखिए क्या है कि मैं आपको बताऊं कि 1947 1849 के आसपास इन्होंने क्या किया, बलूचिस्तान को जीता। जितने भी फ्रंटियर एरिया हैं इनको अपने उन्होंने कंट्रोल में रखा। देखिए आप सबने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रखी है मुझसे, मैंने आपको बताया है कि चाणक्य भी कहते थे दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में एक बफर स्टेट होनी चाहिए। एंग्लो नेपाल वॉर आपका 1821 से लगभग चालू होता है और नेपाल पे भी कब्जा कर लेते हैं। एक बफर स्टेट नेपाल बन जाता है इंडिया और तिब्बत के बीच में। इसी तरीके से जो साउथ ईस्ट एशिया उसके बीच में भी एक बफर स्टेट यहाँ पे इन्होंने बर्मा को बनाया और जीता। दिख रहा है आपको बर्मा? ठीक, अभी इन्होंने क्या किया कि टेक्निकली इसको एक अलग कॉलोनी बना दिया। बर्मा आपको अच्छे से याद होगा, जिसे हम लोग म्यांमार बोलते हैं, असम, नॉर्दर्न असम, जो ये अपर बर्मा जो हुआ करते, देखिए अपर अपर बर्मा लिखा हुआ है, ये अपर बर्मा अशोका के टाइम पीरियड से हमारा हिस्सा रहा है। ये है कि कुछ टेरिटरी हमारे यहाँ से इंडिया से आई और गई, बार बार आई गई है। इंडिया आज से नहीं, जमाने से जो है एक स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि भैया हम इसको एक अलग कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, इंडियन कॉलोनी से अलग कॉलोनी होगी। ऐसा नहीं कि बर्मा आजाद हो गया।
बाद में बर्मा ने म्यांमार में अपनी अलग लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या हो गया, हमको तो अलग आइडेंटिटी मिल गई। क्योंकि होता क्या है कि 1835 में बेंटिंग काम करता है क्या, एक गोरखा रेजिमेंट बनाता है। इंडिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट जो है वो गोरखा रेजिमेंट है, और गोरखा रेजिमेंट में सब पहाड़ी लोग हुआ करते थे। ब्रिटिश आर्मी का बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिश आर्मी में गोरखा रेजिमेंट ने बहुत अच्छी पावर दिखाई थी। और ऐसे में गोरखा रेजिमेंट कहीं जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ ना कूद पड़े, क्योंकि देखिए आईएनए भी यहाँ पे आती है, बाद में बहुत आगे आती है, लेकिन एक सिनेरियो तो बनने लगता है ना। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आईएनए अचानक से बन गई, या ब्रिटिश को इंटेलिजेंस ने एक आइडिया नहीं दिया था कि भाई इंडियंस लोग एक साथ, इंडिया में एक ऐसा ग्रुप भी है जो एक साथ मिलकर सेना बना के हमला कर सकता है, तो ऐसे में अपने सेना अलग कर लो। एक ये भी कारण है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के नाम पे अलग कर दिया। और देखिए हुआ क्या, बर्मा जो है उन्होंने हमारे लिए, हमारा देखिए, अगर सोचिए बर्मा हमारे पास होता, जैसे आप लोग म्यांमार बोलते हैं, और ये वेस्ट बंगाल वाला इशू ना हुआ होता, मान लीजिए, चलिए अच्छा ठीक है, वेस्ट बंगाल अभी बांग्लादेश आज भी बना हुआ है, तो हम यहाँ पे ये एरिया से निकलते, इसे हम लोग बोलते हैं चिकन नेक, और यहाँ से निकल के आराम से देखिए बाई लैंड रूट जा सकते थे साउथ ईस्ट एशिया में। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी कांग्रेस ने दी, और इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है मोदी जी के टाइम पीरियड में, ये कितने अच्छे से चल रही होती। ब्रिटिश ने हमारा तबाह कर दिया सारा सिस्टम। ठीक, तो यही यहाँ पे आपको बताया गया कि बर्मा को जो है अलग कर दिया गया, ठीक, सेपरेशन ऑफ बर्मा, और बर्मा जो है सेपरेट कॉलोनी बना दी। 1937 में अलग हो जाता है, 1935 और 1854 के आसपास लोअर बर्मा जीतते हैं डलहौजी, डलहौजी के टाइम पीरियड। क्या किसी को कोई डाउट? सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया 1937 में अलग हो जाता है और सेपरेट कॉलोनी बन जाता है, इस एक्ट के थ्रू ही बनता है। किसी को कोई डाउट? सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए हो क्या है, ये जो 1935 का एक्ट है, ये क्या कर रहा है, ये सेंट्रल में बाई कैमरल हाउस बना रहा है, एक अपर हाउस बना रहा है, एक लोअर हाउस बना रहा है। ये कॉपी कहाँ की है? ब्रिटेन की कॉपी। ब्रिटेन में तो है हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कॉमन्स में जो है लोअर हाउस के हैं, और लॉर्ड्स में जो है अपर हाउस के लोग हैं, है ना। तो कहीं भारतीयों की गफलत ना हो जाए कि हमारी एक मिनी पार्लियामेंट बन गई है, और मिनी पार्लियामेंट जो है नए रूल बना सकती है, और जब नए रूल बनाएगी तो हो सकता है 1935 के एक्ट में अमेंडमेंट कर दे। नहीं, आप ये नहीं कर सकते, वेरी रिजिड है 1935 का जो एक्ट जो है, बहुत रिजिड है। वो क्या कहता है, इट कुड नॉट चेंज और अमेंड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर। आप 1935 के एक्ट को अमेंड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते इंडियन लेजिस्लेचर के थ्रू, फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट के थ्रू आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? भले ही आप इसका थोड़ा चेंज करें, आप टेम्परेरी चेंजेस, कुछ नहीं, आप चेंज ही नहीं कर सकते। ब्रिटिश गवर्नमेंट एलोन हैड द अथॉरिटी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट, लंदन को ही ये पावर है कि इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। हाँ, इंडियन लेजिस्लेचर क्या कर सकता है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है, प्रे कर सकता है, क्या 1935 के एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए। ठीक, और इस तरीके से भारतीयों के ऊपर थोपा हुआ कानून बन जाता है। पोजीशन ऑन द इंडिया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या एक चीज क्लियर होगी आपको? अब देखते हैं एबोलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बोला गया भैया देखिए, जो इंडिया की काउंसिल थी उसको खत्म कर देते हैं, काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खत्म कर दी जाती है। ये नाराजगी आज से थोड़ी, आप याद करिए, बहुत पहले से नाराजगी चल रही है कि भैया, आपने याद किया होगा 1919 के एक्ट के पहले आपको बताया गया था कि भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी हमसे क्यों लेते हो, उन्होंने हाई कमीशन बना दिया। और काउंसिल ऑफ स्टेट की भी सैलरी क्यों लेते हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल, इंडिया काउंसिल है, तो यहाँ पे उसको अबोलिश कर दिया। कब बनी थी? 1858 में बनी थी। कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे। याद आया सबको? हाफ कहां से थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, और हाफ कहां से थे? किंग एंड काउंसिल द्वारा। आई गेस सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है भाई? एडवाइजर्स उसके लिए कुछ लाए जाते हैं। काउंसिल खत्म कर दी गई तो उसके लिए कुछ एडवाइजर्स ले जाते हैं। ठीक, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप अगर याद करें 1919 में, तो जो रिजर्व सब्जेक्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूल कर सकता था, चेंज कर सकता था गवर्नर जनरल के थ्रू। ठीक, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या किया गया? द कंट्रोल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर ग्रेटली डिमिनिश्ड।
आप उस पर कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, हिज कंट्रोल हाउएवर रिमेन इंटैक्ट ओवर द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स। भाई कुल मिला के जो रिजर्व पावर है वहां पे वो अपना काम कर सकता है, ट्रांसफर सब्जेक्ट के ऊपर वो काम नहीं कर सकता है। हाँ, काउंसिल आपने खत्म कर दी है, उसके लिए आपने एडवाइजर दे दिए, तो ये बेवकूफ बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक डेटा और बढ़ा दिया है। किसी को कोई डाउट? अच्छा, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो 1858 में जो चालू हुआ था, उसके बाद गांधी जी के टाइम पीरियड तक, या मान के चलिए कि 1885 से लेके 1947 तक, इंडिया डेट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स जो बना, आर्टिकल नंबर 1 बना, वो फील कैसे हुआ कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा? कश्मीर भी भारत है और तमिलनाडु भी भारत है, जूनागढ़ भी भारत है और असम भी भारत है। कैसे? रेलवे से। रेलवे ने इंडिया को अलग अलग मोती जो फैले हुए थे उसको एक मोतियों की माला बना दी रेलवे ने। तो रेलवे को अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फेडरल असेंबली है और आप काउंसिल ऑफ स्टेट से बाई कैमरल है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट से जो मिनिस्टर बन के आ रहे हैं वो रेलवे पे काम नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से अथॉरिटी बना दी है भैया। क्या बना दी है? देखिए, नई बॉडी बना दी है, फेडरल रेलवे अथॉरिटी बना दी है। द मेंबर्स ऑफ दिस बॉडी नंबर्ड 7, 7 लोग हुआ करते थे इसमें, ठीक, एंड वर नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द काउंसलर्स एंड द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो रिजर्व सब्जेक्ट वाले जो मिनिस्टर्स बने उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्या चीज सबको क्लियर होगी? ठीक। और बनाई किस लिए गई थी? सीधी सी बात है, जो कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हुआ करते थे, ब्रिटिश कंपनीज जो हुआ करती थी यहाँ पे, जो असल में होता क्या है कि आपका, कैसे बताऊं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब चल रही होती है 1830 के बाद, जो आपका वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1830 के पहले कहाँ चली होती है? ब्रिटेन में। उसके बाद वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही, जर्मनी वगैरह में। जर्मनी क्या किया, पूरे रेलवे का नेटवर्क यहाँ पे सस्ते में बिछाया, बाकी सारी कंट्रीज को, यूएसए को भी जो है रेलवे नेटवर्क दिया सस्ते में। हमसे 1.5 गुना सस्ता था रेलवे नेटवर्क यूएसए का, जर्मनी ने बनाया था। तो ऐसे में जो ब्रिटेन के जो वो लोग हुआ करते थे जो रेलवे के नेटवर्क को सेटअप करते थे, वो कंपनियां जो रेलवे बनाती थी, ठीक है, उनको इंडिया में गारंटेड प्रॉफिट के साथ रेलवे नेटवर्क दे दिया गया। आप इंडिया में जाइए, रेलवे बनाइए, आपका पैसा नहीं डूबेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो वो जो कंपनीज वगैरह थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ये जो कंपनियां जो 1830 के बाद जिनको इंडिया में रेलवे नेटवर्क बनाने की परमिशन मिली, उनके स्टॉक होल्डर्स को सेटिस्फाइड किया गया कि भाई आपके इन्वेस्टमेंट को हम डूबने नहीं देंगे। ठीक, ऐसा उनके अंदर एक डर सा था कि कहीं ऐसा ना हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हमारा पैसा डूब जाए। और इसी के लिए जो है, जब भारत आजाद हो रहा होता है तो माउंटबेटन को भेजा जाता है कि भैया भारत में जो ब्रिटिश की अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका पैसा भी आप हमको दिलाइए। ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो फेडरल रेलवे अथॉरिटी जो है वो एक काम करेगी, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो है, मतलब इस कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और ब्रिटिश स्टॉक होल्डर्स को जो है एक गारंटी दी जाती है। ठीक, ये किसको रिपोर्ट करेंगे? डायरेक्टली गवर्नर जनरल को करेंगे। प्राइमरी गोल यही था कि भैया जो ब्रिटिश स्टॉक होल्डर्स हैं उनको ये लगे कि भाई हमारा पैसा है। कोई चीज क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? आगे बढ़े, सभी लोग बताएं, आगे बढ़े। अदर प्रोविजंस, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की बात भी की गई, जो करेंसी को कंट्रोल करेगा, क्रेडिट ऑफ कंट्री, इन सब चीजों को देखेगा, इसमें भी यही प्रोविजन था। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आहा हा हा हा, आर्टिकल 312, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इंसेस्टर है ये, और वो ग्रेट एंसेस्टर था ली कमीशन जो 1919 में बना। ठीक, ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ईसीएस, यूपीपीएससी, यहाँ पे ही प्रोविजन है। और अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ और झारखंड केपेबल नहीं है एक कमीशन बनाने के लिए, तो इन दोनों के लिए एक जेपीएससी होगा, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 312 में सबका सब, भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 में सबकी चर्चा की गई। किसी कोई डाउट? आगे बढ़े।
सिग्निफिकेंस, ठीक है भैया, सीधी सी बात है कि सेक्टरल इलेक्टोरेट्स आपने विमेंस को दी, डिसेंट्रलाइजेशन आपने चालू किया, अच्छी चीज यहां पे हमको दिख रही है, विमेंस को बिना मांगे दे दी, ठीक। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अब विमेंस जो है भारत में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ तो सकती, भाई सीधी सी बात है कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है ना, उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व, आप याद करिए 1919 में विमेंस के रिप्रेजेंटेशन की बात कितनी थी, जरा सी थी। अब आपने उनको रिजर्वेशन दे दिया है, आए चाहे ना आए, पहले 1919 का था, ठीक है विमेंस ज्वाइन कर सकती है, पर अगर पब्लिक चूज ही नहीं करती तो कहां से करेंगे? आप क्या क्या सीट ही रिजर्व कर दी है तो चूज करना ही पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विमेंस भी पहुंचती है, एक पॉजिटिव साइन यहां पे दिख रहा है। वर्कर्स हैड देयर ओन रिप्रेजेंटेशन एज वेल, मैं आप सबकी इन सबकी चर्चा आपसे कर चुका हूं, यहां तक सबको क्लियर। राज्यों को ऑटोनॉमस स्टेटस देने की बात पहली बार यहां पे की गई है, ठीक है। राज्यों को थोड़ी ज्यादा पावर मिल रही पहले से, पहले तो उनके पास उतनी पावर ही नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहां थी, जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, उल्टा गवर्नर जनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और अब वो जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एक ऑटोनॉमस यहां पे दिख रहा है, ठीक। प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स टू मोर पीपल, पहले जो है आपको याद होगा एक फिगर था मैंने कि लगभग 15-16 लाख लोगों को 26 करोड़ में वोटिंग राइट मिला था, और अब काफी लोगों को वोटिंग राइट मिलने जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा वोटिंग राइट में किसको किसको मिला ज्यादा नहीं जा सकते, मैं क्योंकि यहाँ पे मिलेगा इसलिए आपको मैंने पीछे बताया है ना, अब क्योंकि ये हमको सबका सब जो है बहुत बड़ा होता चला है, ठीक। दिस एक्ट ऑल्सो सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट दैट वुड अलाउ प्रिंसेस पार्टिसिपेट इन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, प्रिंसली स्टेट को, हालांकि वो 50% सीटें हुई नहीं और फेडरल सिस्टम बन नहीं पाया, लेकिन प्रिंसली स्टेट को इंडिया के फेडरल सिस्टम में पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का राइट मिला। और कहीं ना कहीं जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर करा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल 662 रियासतों को, उनसे बोल रहे हैं कि ठीक है आप इलेक्शन लड़िए, कोई दिक्कत थोड़ी, पब्लिक चुनेगी तो हम आपको चुनेंगे, मतलब कुल मिला के एक रास्ता दिखाए कि अगर हम प्रिंसली स्टेट्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की राइट दे रहे हैं तो वो एक अपना अलग राज्य बनाने की नहीं सोचेंगी भाई, लेकिन ये क्या, ये इनहेरेंट है, ऐसा ब्रिटिश ने अपनी सोच के साथ नहीं किया था, ये इनहेरेंटली यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब समझ रहे हैं कि हर प्रतिक्रिया का एक प्रतिक्रिया हो जाती है, एक साइड इफेक्ट भी हो जाता है, किसी साइड इफेक्ट का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हो जाता है, वो चीज कि कम से कम प्रिंसली स्टेट जब यहाँ पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1935 के हमने प्रोविजंस को कॉपी किया, तो प्रिंसली स्टेट्स को लगा हाँ ठीक है, छोटी छोटी देखिए, जूनागढ़ को छोड़ दीजिए, हैदराबाद को छोड़ दीजिए, कश्मीर को छोड़ दीजिए बस, और ये आपका त्रावणकोर की एक रियासत केरल में हुआ करती थी। बाकी सारी रियासतों ने बड़े आसानी से मर्जर कर लिया था, और मर्जर के पीछे यही एक कारण था कि भैया हमको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में राइट्स मिलेंगे, हमको पेंशन मिलेगी जो ब्रिटिश दे रहे थे, यहां तक क्लियर। पेंशन का प्रोविजन और कर दिया था, इसको पीवी पर्स बोलते हैं। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में लास्ट यूनिट है बीए वालों के में, मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, क्लियर चीज आपको, किसी को कोई डाउट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे देखने को मिलती है, आजाद भारत में देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में कुछ और चीजें भी हैं, देखिए जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो बोरोड द फीचर्स दैट एवरी स्टेट शुड हैव अ गवर्नर, देखिए आज भी देखिए हर राज्य में अपना गवर्नर है, जिसको इलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, करती कि नहीं करती, पहले वॉइस राय करता था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही, राष्ट्रपति के नाम पे कर रही कि नहीं कर रही, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है, ये भी एक अच्छी चीज है। आर्टिकल 315 में इसकी चर्चा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 312 में चर्चा इन सब चीजों की, तो 1935 के आर्टिकल से लिया गया। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। क्रिटिसिज्म, आलोचना भी करते हैं, ठीक। गवर्नर एंड द गवर्नर जनरल विद ट्रेमेंडस डिस्क्रिशनरी पावर, हद से ज्यादा आपने जो है पावर दे रखी है गवर्नर जनरल को, प्रैक्टिकली जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ही नहीं दिख रही, नहीं दिख रही आपको ऑटोनॉमी, मैंने आपको बताया कि आपने अभी पढ़ा कि प्रोविंशियल लेवल के सारे रूल्स जो ट्रांसफर हो, चाहे सब्जेक्ट, चाहे सेंट्रल लेवल के चाहे ट्रांसफर हो, चाहे रिजर्व हो, प्रोविंशियल लेवल पे भी आपको पता चला सारी की सारी पावर तो गवर्नर के पास है। यहां तक सबको क्लियर?
अब देखिए फंडामेंटल डिफेक्ट है, आपने जो फेडरेशन सिस्टम की बात की तो 50% जब तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे तब तक जो है फेडरेशन नहीं बनेगा। और सीधी सी बात है कि प्रोविंशियल लेवल पे आपने जो है प्रोविंसेस लेवल पे आपने इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, प्रिंसिपल स्टेट पे आपने नॉमिनेशन की बात कर दी। ये तो फंडामेंटल डिफेक्ट है भाई। भारत की उस आबादी का क्या जो इन प्रिंसिपल स्टेट्स में रहती है, आखिर उसका रिप्रेजेंटेटिव राजा नॉमिनेट करके कैसे भेज सकता? तो फंडामेंटल इफेक्ट यहां पे आपको दिखाई दिया, कोई डाउट? चलेगा, states were to represented in the federal legislature not by elected representative of the states but by the nominees of native rulers। वही चीज है जो मैंने अभी आपको ठीक। इट फेल टू प्रोवाइड अ प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर, आप हमको एक प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर देने में सफल नहीं हुए। मेजोरिटी ऑफ द पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है। कम्युनल इलेक्टोरेट्स है, ठीक। लेबर और हरिजन ने नहीं भी मांगा था तो भी आपने दे दिया, लेकिन कम्युनल इलेक्टोरेट्स बढ़ रहा है। देखिए एक बढ़ रहा है, क्लास वाइज कम्युनल इलेक्टोरेट है, एक ये क्लास नहीं कास्ट वाइज है, क्लास वाइज है, और एक जेंडर वाइज। क्लियर है चीज? मैं आपको पहले ही चीजें बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द नेम ऑफ द प्रिजर्विंग माइनॉरिटीज अगेंस्ट द हिंदू tyranny, आपने क्या बता दिया कि हिंदुओं का एक हवा दिखा दिया, और गवर्नर जनरल ने क्या कर दिया? सारी पावर्स अपने हाथों में ले रखी है। तो ये आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आपने क्या किया कि भाई 1/3 सीटें आपने दे दी है मुस्लिम्स को, दी पॉपुलेशन भी नहीं है, ये भी इसकी कमी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया वर टू बी डी फैक्टो रूलर। डी फैक्टो रूलर का मतलब ये होता है कि वास्तविक शासक, यही असली शासक है। डी फैक्टो रूलर का मतलब होता है वास्तविक शासक। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि आप बस हमको फालतू की बातें कर रहे हैं। वास्तविक शासक तो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट है एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब कुल मिला के गवर्नर जनरल वायसराय भी है ना भाई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ही तो जो है 1935 कितना रिजिड है, वो क्या कह रहा है? 1935 कह रहा है कि सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी रहेगी। आप इसमें कुछ अमेंड नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर? तो ये चीज है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 होल्ड द सिग्निफिकेंट रोल्स इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। भारत के संविधान बनाने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है कि वो प्रोविजंस जो भारतीय संविधान में आगे दिखते हैं उनकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ना है। मैं आपको एक सैंपल आंसर डाल दूंगा, आप लोग अभी मत लिखिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको इसका आंसर डाल दूंगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को? क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि इसने क्या किया, एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, भारत की संविधान के इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल निभाया, इसको प्रूव करिए। तो कुछ प्रोविजन है, उन सब चीजों को हमें देखना है। ठीक है, कह रहा है इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, 2015 में आया है वो क्वेश्चन है, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान सभा के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता, बहुत कठिन टास्क हो जाता संविधान सभा के लिए ड्राफ्ट करना। किसका? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने एक प्रारूप दिया, प्रारूप समिति भी इसको बोलते हैं, कि भैया कुछ कुछ ऐसा खाका होगा। एक जैसे मान लीजिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बनवाते हैं मकान का, कि भैया यहाँ पे 4 कमरे होंगे, 4 कमरों के साथ एक लैट्रिन बाथरूम भी होगा। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि जो बेडरूम होगा उसी के साथ लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड हो। कैसे होगा, क्या होगा, कितना बड़ा होगा, गोरा होगा, पीला होगा, ये सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन एक खाका किसने तैयार किया, ड्राफ्टिंग किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक, तो क्या कह रहा है कि इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता कि संविधान के लिए ड्राफ्ट तैयार करना फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक, इन जस्ट 3 इयर्स, 3 साल में बहुत बड़ा टास्क होता अगर उनके पास एक्सपीरियंस ना होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। आपने देखा कि मैंने आपको एक्सपीरियंस करा के दिखाया कि भैया ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, इस जगह देखिए, ये देखिए,
ये भी एक्सपीरियंस है। बाई कैमरल है, गवर्नर है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। ये देखिए यहाँ पे बाई कैमरल है, इतने सारे हैं। यहाँ देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं। अगर ये सब ना होता, सब्जेक्ट्स को हम भले ही चेंज कर सकते हैं। रेस्टिट्यूटरी पावर जो है 1935 के एक्ट में, मैं एक चीज बताने वाला, रेस्टिट्यूटरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो राज्य केंद्र के पास होती हैं। मतलब रेस्टिट्यूटरी पावर वो पावर्स होती हैं कि वो स्टेट को वीक कर सकती है, फेडरल सिस्टम को वीक कर सकती है अगर वो स्टेट के पास चली जाएंगी। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि रेस्टिट्यूटरी पावर जो है वो स्टेट के पास जाए, स्टेट जब चाहे अलग हो जाए, जब चाहे शामिल हो जाए। नहीं, रेस्टिट्यूटरी पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास है। आप जब चाहे अलग नहीं हो सकते, आपको अलग होने का राइट नहीं लिया सकते। उसके लिए हम जो है आर्टिकल 352 का यूज करेंगे, इमरजेंसी का यूज करेंगे, आर्टिकल 356 का यूज, सब कुछ यूज करेंगे। तो ये सब चीजें जो है हमारे पास एक्सपीरियंस है ना, 1935 एक लंबी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही भारतीय संविधान बन सकता है। वो आपसे बस यही इस क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, तो इसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा, आप इसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये मैं जरूर आपको कल दे दूंगा 100%। आए हुए क्वेश्चन, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। कह रहा है कि ऐसा क्या है 1935 के भारत संसद अधिनियम में जो भारतीय संविधान में 1950 में अपना लिया गया। फंडामेंटल राइट था क्या 1935 में? नहीं। डीपीएसपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1928 में नेहरू कमेटी ने डीपीएसपी की बात की थी, क्या नाम है, फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। 1931 में जब कांग्रेस होती है, लाहौर कांग्रेस होती है, मतलब 1935 जहां भी हुई हो, इसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। इन्होंने जो है इकोनॉमिकल राइट्स की बात की थी। वही इकोनॉमिकल राइट्स को जो है सेटिस्फाइड किया जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी। अब देखिए, आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है हमको, जरा समझाते हैं। देखिए, स्टेट है, ठीक, देखिए, एजुकेशन की बात हुई, लैंड रेवेन्यू की बात हुई, पब्लिक हेल्थ की बात हुई, ये सब डीपीएसपी में है, पब्लिक हेल्थ। ठीक, इरिगेशन वगैरह भी डीपीएसपी में, मतलब नेचर, डीपीएसपी ऐसा नेचर, इकोनॉमिकल चीजों की बात है, तो ये यहाँ पे दी गई है। सब्जेक्ट्स का डिवीजन किया समझने के लिए, मैं आपको बता रहा था ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे अब तक का इस क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर में सबसे टफ लगता था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी जो है वो 1931 से इंस्पायर्ड होकर 1935 में रखा गया। सेंट्रल लिस्ट में कुछ अलग प्रोविजन है, आपने देखा इनकम टैक्स वगैरह, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, लेकिन स्टेट्स में भी इन्होंने एजुकेशन और कुछ चीजों को, इकोनॉमिकल चीजों को रखा है। ठीक, सेंट्रल के बीच में डिवाइड कर दिया, स्टेट के बीच में डिवाइड कर दिया। राज्य का काम है एजुकेशन पढ़ाना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, अब वो बन चुका है, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। कब? 2006 में, लेकिन 2006 के पहले फंडामेंटल राइट नहीं था। वो 2006 के पहले डीपीएसपी में था। राज्य अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से खर्चा करेगा। राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू हेल्थ तो आज बोला जाता है। फंडामेंटल राइट टू हेल्थ कहाँ पे है? वो आपका यूरोप में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। हमारे कहाँ पे? डीपीएसपी में। सरकार जितना कैपेबल होगी उतना खर्चा करेगी भारतीय नागरिकों के लिए। सरकार को लगता है 2011 की जनगणना के आधार पर जो बीपीएल लोग थे, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे, उनको हम आयुष्मान भारत योजना दे देते, 5 लाख का इंश्योरेंस दे देते ताकि वो अपना इलाज करा सके, ताकि वो गरीब हो। ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी। और हमारे डीपीएसपी जो है वो इकोनॉमिकली है। तो ये जो है 1935 के एक्ट से लिया। एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को, ऐसा कुछ नहीं पड़ा। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी भी कुछ चीजें यहाँ पे हमको नहीं दिखती। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? कुछ क्वेश्चन हर साल टफ आते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 2010 के पेपर में कोई कर नहीं पाया होगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा था मैं भी बोर आ गया था ये क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ 1935, ठीक, एस्टेब्लिश तो किया गया पर हो नहीं पाया, अलग बात। रेस्टिट्यूटरी पावर वर गिवन टू द, किसको दिया जाएगा रेस्टिट्यूटरी पावर? गवर्नर जनरल को। हालांकि लीग चाहती थी किसको मिले? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। याद आया आपको? ये चीज याद आ गई? ठीक,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर, शक्तियों का केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है। और ये किसके स्कीम से आपने देखा, 1919 मत मान दीजिएगा, क्योंकि 1919 में सेंट्रल लिस्ट था, स्टेट लिस्ट था, स्टेट और सेंट्रल लिस्ट था, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट नहीं था। 1935 में हूबहू शेड्यूल 7 जैसा चीजें दिखी। तो ये इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? क्या इट वाज द आउटकम ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आया था। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, उसका बेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी था, बिल्कुल। इट रिकमेंडेड डायरकी एट द सेंट्रल लेवल, प्रांत में केंद्र में दोहरा शासन, आपने भी देखा, रिजर्व सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, केंद्र में पूरी टेबल बनी थी। रिजर्व सब्जेक्ट में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखती 3 मेंबर थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट में 10 मिनिस्टर्स हो सकते थे मैक्सिमम, आपको याद आ रहा होगा, ये भी ठीक है। इट प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन बी बेस्ड ऑन द यूनियन प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश। इसे प्रपोज किया क्या, अखिल भारतीय संघ बनेगा जिसमें यूनियन ऑफ द प्रोविंसेस भी इसमें शामिल होंगे, प्रोविंसेस वगैरह शामिल होंगे। तो क्या स्टेटमेंट ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है, प्रपोज किया था। वो अलग बात है कि भैया उसमें जो है प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो क्या ऑल ऑफ द अबव, प्रपोज्ड लिखा है ना, तो प्रपोजल तो था ही इसमें। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? तो आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी। अभी कोई भागिएगा नहीं।